नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंड टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। फाइनली हमारे हाथों में मेरा पुस्तक 24 की रणभूमि आ चुका है। यही वो बुक है 24 की रणभूमि, जिसमें इस देश की सियासत के इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों लिखा हुआ है। इस बुक को आप अमेजोन पर ले सकते हैं। नया साल के मौके पर मैंने एक स्पेशल ऑफ़र लाया हूँ इस बुक के लिए, और वो स्पेशल ऑफ़र है क्या? ये बुक आपको महज 167 रुपये में इस नए साल के मौके पर मिल रहा है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर ही। अमेजोन पर आपके साथ एक और फ़ायदा है कि अमेजोन से अगर आप ये बुक लेते हैं, 24 की रणभूमि को ऑर्डर करते हैं, तो आपको 167 रुपये में तो मिलेगा, साथ में आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। मतलब अमेजोन से अगर आप 24 की रणभूमि को ऑर्डर करते हैं तो ये बिल्कुल फ्री डिलीवरी आप तक पहुंच जाएगा। ये खास ऑफर जो 167 रुपये वाला है, ये महज 31 दिसंबर तक वैलिड है। मतलब 31 दिसंबर 2023 से पहले आप अपना बुक ऑर्डर कर लें। विश्लेषण में बात करने जा रहे हैं लोकसभा इलेक्शन पर। लोकसभा इलेक्शन पर बात करने से पहले, जब हम लोकसभा इलेक्शन पर बात कर रहे हैं तो 24 की रणभूमि को कैसे भूल जाए, क्योंकि यही तो वो किताब है जिसमें 24 की रणभूमि की संपूर्ण कथा लिखा हुआ है। तो ये किताब अब मेरे साथ ही रहेगा, हर वीडियो में रहेगा, और इस किताब के लिखे गए कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा ऑफर है कि 167 रुपये में अभी मिल रहा है। खैर साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी के इंटर्न सर्वे, यानी बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में उन 10 सीटों के बारे में, बिहार के उन 10 सीटों के बारे में जहां बीजेपी चुनाव हार रही है। इसके अलावा आप मेरे ट्विटर आईडी इन शशिकांत पर भी फॉलो कर सकते हैं और देख लीजिए, ये मेरे ट्विटर आईडी पर मैंने पोस्ट किया था, और इस पोस्ट में मैंने बताया था कि बिहार के ये 10 सीट हैं जहाँ बीजेपी कमज़ोर पड़ रही है। वो 10 सीटें हैं कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, नवादा, मुंगेर, वैशाली, वाल्मीकिनगर, झाजापुर। वो सीटें हैं जहां बीजेपी के हालात काफ़ी ख़राब है। उन सीटों के बारे में आप फिर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मेरे ट्विटर आईडी है इन शशिकांत। आप सर्च करके ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो कि अब एक्स बन गया। ट्विटर पर भी आप ये एनालिसिस देख सकते हैं। लेकिन चलिए साथियों, 24 की रणभूमि से पहले बीजेपी कहाँ कमज़ोर पड़ रही है। बीजेपी ने अपनी कमज़ोर सीटों को डिसाइड कर लिया। बिहार में करीब 10 सीटें हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये वो 10 सीटें हैं जहाँ बीजेपी कमज़ोर पड़ रही है। वैसे बीजेपी ने टोटल 150 सीटों को पहचान किया है। ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जो कमज़ोर सीटें हैं ना, वहाँ पर बीजेपी अपने प्रत्याशी चुनाव से काफ़ी पहले उतार सकती है, यानी 15 जनवरी के बाद। संभावना है कि सबसे पहली लिस्ट में दक्षिण के राज्यों का होगा, यानी दक्षिण के राज्यों में बीजेपी अपने प्रत्याशियों को घोषित कर सकता है 15 जनवरी के बाद। जैसे ही मकर संक्रांति हो जाता है उसके बाद। सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि बीजेपी के अंदरूनी सर्वे के बाद इन सीटों का कमाल स्वयं अमित शाह संभाल रहे हैं। अमित शाह का संभालने का अर्थ आप समझ सकते हैं। अगर अमित शाह इन सीटों को संभालेंगे, जैसे कटिहार का सीट है, पूर्णिया का सीट है, स्वयं अमित शाह इन सीटों पर नज़र रख रहे हैं। अमित शाह जब नज़र रखेंगे तो समझ लीजिए कि आगे क्या होने वाला है। अमित शाह आज के राजनीति के चाणक्य हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। 2014 में माहौल था नरेंद्र मोदी का, और जब 2019 आया तो पुलवामा अटैक होता है, उसके बाद देश राष्ट्रवाद की लहर आ जाती है। तो 2014 में मोदी नाम केवलन से चुनाव जीता गया, तो 2019 में राष्ट्रवाद की लहर थी। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार इलेक्शन के दौरान बीजेपी का एक मंत्र चला था, और वो 2020 बिहार चुनाव के दौरान बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी थी। और उसकी बड़ी वजह क्या कारण था, तो उसकी प्रमुख कारण था नरेंद्र मोदी का नाम, यानी मोदी नाम केवलन। हाल के आए 3 राज्यों के इलेक्शन रिजल्ट भी इस बात को साबित करती है कि मोदी नाम केवलन इस देश की सियासत में आगे भी चलेगा। और तीनों राज्य हिंदी पट्टी के तीनों राज्य थे, लेकिन साउथ में बीजेपी को लॉस लगता है। लेकिन कि लोकसभा चुनाव जब होगा, 24 की रणभूमि मेरे साथ है, 2024 का जब इलेक्शन होगा तो याद रखिएगा, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों में बीजेपी की सीटें बढ़ेगी। इन 3 राज्यों में बीजेपी की सीटें बढ़ेगी, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इन 3 राज्यों में अगर बीजेपी की सीटें बढ़ जाती है, तमिलनाडु की सियासत पर मैं एनालिसिस करूंगा कैसे वहाँ बीजेपी सीटें बढ़ा सकती है, बढ़ेगी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि लोकसभा इलेक्शन
इसका मतलब आप सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव के जो मुद्दे होंगे वो बिल्कुल ही अलग मुद्दे होंगे और उस मुद्दे के आधार पर बीजेपी को इन 3 राज्यों में सफलता मिलेगा। लेकिन बीजेपी को लॉस भी लग सकता है। महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और झारखंड में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। 1 या 2 सीटों का झारखंड में उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। बंगाल में जितनी सीटें आई थी उतनी बीजेपी को नहीं आएगी। बिहार में लगभग बीजेपी को 10 से 15 सीटें ऐसी है जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। अगर पिछली बार वाला सफलता बीजेपी दोहरा देती तो अच्छी बात है। लेकिन चलिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं 2014 में बीजेपी अकेले दम पर लड़ा। एनडीए में रामविलास पासवान की पार्टी भी थी, इसके लिए लोक समता पार्टी भी थी, लेकिन वो उतनी बड़ी पार्टी बिहार की राजनीति में नहीं है। उसके बावजूद भी बीजेपी 22 सीटें हासिल करती है, क्योंकि उस समय मोदी लहर चल रहा था। यूं कहिए मोदी नाम केवलन चल रहा था। और बीजेपी को वोट शेयर कितना मिलता है? 29.40%। बीजेपी कितना वोट शेयर का इजाफा करता है? तो करीब 15.47% वोट शेयर बीजेपी इजाफा करता है। बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ता है और बीजेपी को 22 सीटों पर कामयाबी मिलती है। लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो 6.40% जो कि एनडीए का पार्ट था। लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान की पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी, 6 सीटें जीती। इसको राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बात करें तो वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ी, तीनों सीटें वो जीत गई। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अर्थात उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। और इसके अलावा हम राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो 20.10% वोट शेयर आया, 4 सीटें जीती। यानी आरजेडी को 0.80% वोट शेयर का इजाफा हुआ था 2014 में। 2014 तक एमवाई वाला जो समीकरण है ना, मुस्लिम यादव, वो आरजेडी के साथ था लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन नुकसान नहीं हुआ, वोट शेयर भी आरजेडी ने बढ़ाया। उसके बाद कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 8.04% वोट शेयर मिला और कांग्रेस का जो वोट शेयर का नुकसान था वो 1.86%। करीब 12 सीटों पर कांग्रेस लड़ा और कांग्रेस को मिली बस 2 सीटें। शायद लालू प्रसाद यादव से 2014 में एक गलती हो गई थी, कांग्रेस को 12 सीटें दे दी, जिसका लॉस लालू प्रसाद यादव की पार्टी को उठाना पड़ा। इसके अलावा अब हम आते हैं जेडीयू के वोट शेयर। जेडीयू के वोट शेयर कितना मिला था? तो नीतीश कुमार के साथ लगभग 15-16% वोट शेयर रहता है। 2014 में नीतीश कुमार के साथ 15.80% वोट शेयर साथ था, जबकि नुकसान हुआ 8.24%। ये जो 8.24% थे ये बीजेपी के वोटर थे, जिसका नुकसान नीतीश कुमार को उठाना पड़ा। सीटों में देखें तो नीतीश कुमार को करीब 18 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। नीतीश कुमार केवल 2 सीट जीत पाए। इसके अलावा कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी 2014 के लोकसभा चुनाव में नहीं जीत सका था बिहार में। लेकिन इस वक्त जो इंटरनल सर्वे आता है, बीजेपी का इंटरनल सर्वे आता है इंटॉक के पास एक्सक्लूसिव है, उसमें बीजेपी को ये मालूम पड़ता है कि 10 सीटों पर नुकसान हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि बिहार की सियासत किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। हम 2019 पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं अपने हाथों में 24 की रणभूमि की ये पुस्तक लेता हूँ। यही वो पुस्तक है 24 की रणभूमि। इसमें साफ 24 की रणभूमि और 24 की रणभूमि में यूँ कहिए कि 2024 की इस रणभूमि से पहले 2014 की रणभूमि का भी जिक्र इस किताब के पन्नों में किया गया। इस किताब को उस पन्ने में 2014 की रणभूमि की ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है संसद भवन में, जब नरेंद्र मोदी झुके हुए थे। जब पहली बार नरेंद्र मोदी के कदम संसद भवन में प्रवेश किया था तो नरेंद्र मोदी किस प्रकार से थे। ये 24 की रणभूमि के बुक में आपको तस्वीरें क्लियर दिख रही है। बुक में आपको ये तस्वीर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बताते चले कि नरेंद्र मोदी गुजरात के एक बेहद गरीब परिवार में जन्म लेते हैं और वो देश के प्रधानमंत्री तक की सफ़र तय करते हैं। देश ने देखा एक चाय वाला ने कहीं ना कहीं पहली बार ऐसी परिस्थिति ला दी 2014 में, जब देश में राजीव गांधी के बाद किसी सरकार को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। सो राजीव गांधी का वो रिकॉर्ड 400 वाला अभी तक टूटा नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी एक चाय वाला का बेटा ने देश की सियासत को बदल दिया। तो 2014 की वो कहानी, नरेंद्र मोदी की वो कहानी भी आपको 24 की रणभूमि के इस पुस्तक में मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी के संघर्षों की कहानियाँ आपको मिलेगा। इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। लेकिन चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, 2019 की ओर बढ़ते हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ जाते हैं। यूँ कहिए कि 2017 में नीतीश कुमार यूपी रिजल्ट के बाद, यूपी इलेक्शन के बाद पल्ला बदलते हैं और बीजेपी के साथ यानी एनडीए में आ जाते हैं। उससे पहले 2015 में नीतीश कुमार एक बड़ी जीत आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन को मिलती है। 2015 वाला इलेक्शन का बिहार इलेक्शन
2015 का भी मैं लेके चलता हूँ आपको, उस वक्त की परिस्थिति को लेके चलता हूँ, फिर मैं 19 में जाऊँगा। 2015 का विधानसभा वो चुनाव जब आरजेडी में तेजस्वी यादव का युग का आरंभ होता है, तेजस्वी की शुरुआत होता है, तेजस्वी यादव की कहीं शुरुआत होती है बिहार के सियासत में। और उसके बाद की कहानी क्या होती है, कहानी पलट जाती है। जो आरजेडी बिहार की सियासत में हाशिए पर चली गई थी, वही आरजेडी वापस लौट आता है। तेजस्वी यादव के कदमों मानो आरजेडी के लिए शुभ संकेत दे दिया। आरजेडी 80 सीटों पर पहुंच जाता है। 58 सीटें पिछले चुनाव से आरजेडी वृद्धि कर लेता है, 18.4%। इस चुनाव में आरजेडी का वोट शेयर रहता है। नीतीश कुमार 71 सीटों पर रहते हैं। नीतीश कुमार को करीब 44 सीटों का नुकसान होता है। नीतीश कुमार को जो वोट शेयर मिला वो 16.8%। नीतीश का वोट शेयर 15 या 16% के आसपास ही रहता है। नीतीश कुमार को 6% के लगभग नुकसान हुआ, जबकि आरजेडी का 0.44% वोट शेयर का नुकसान हुआ। लेकिन महागठबंधन की सरकार बनती है, और महागठबंधन की सरकार भी बनती है तो बहुमत वाली सरकार बन जाती है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनकर उभरती है, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार 2 साल के बाद फिर पलट जाते हैं और वो भी एनडीए में शामिल हो जाते हैं। जब नीतीश एनडीए में जाते हैं तो आरजेडी सबको ये कहने लगता है कि आप आरजेडी की सियासत खत्म, क्योंकि आरजेडी को जो वोट मिला वो नीतीश कुमार के नाम पर हुआ। लेकिन तेजस्वी ने उसे ही पलट दिया 2020 के विधानसभा के चुनाव में। 2020 के विधानसभा के चुनाव में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो वोट शेयर है, जो कहानी है, वो पलट जाती है। पुलवामा अटैक होता है और उसके बाद पूरे देश में राष्ट्रवाद का रंग आ जाता है, और राष्ट्रवाद के इस रंग में बीजेपी एक बड़ी सफलता हासिल करती है। पुलवामा अटैक पर यहाँ पर पुस्तक में भी जिक्र किया गया है, 24 की रणभूमि के उस बुक में। ये मेरे हाथों में 24 की रणभूमि की किताब है, और इस किताब के ही पेज नंबर 50 पर राष्ट्रवाद का भी जिक्र किया जाता है, और उससे पहले पुलवामा अटैक का भी जिक्र किया जाता है। जिस प्रकार से पुलवामा अटैक होती है, उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, और उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरे देश की सियासत पलट जाता है और पूरी राजनीति पलट जाती है, कहानी पलट जाता है। इस समय बिहार में बीजेपी को कितनी सीटें मिली, तो आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार में बीजेपी को करीब 22 सीटों पर पिछली बार बीजेपी चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ी नित्यानंद राय के नेतृत्व में, और बीजेपी को 17 सीटें मिली। 5 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ, क्योंकि फॉर्मूला तय हो गया था 50-50। नीतीश कुमार 17 सीटों पर लड़ रहे थे, जबकि बीजेपी भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। इसके अलावा नीतीश कुमार के पार्टी की बात करें तो नीतीश कुमार के पार्टी को 14 सीटों का फायदा हुआ। इसलिए आपको वोट शेयर और सीटों का आंकड़ा बता देते हैं। बीजेपी को 17 सीटों में 17 में जीत मिली। बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 23.58%, और इसके अलावा बीजेपी का जो वोट शेयर के नुकसान था वो 5.82%। वहीं नीतीश की बात करें तो नीतीश कुमार का जो वोट शेयर था वो जो नीतीश कुमार का था वो करीबन 21.81%, और नीतीश कुमार को टोटल 16 सीटों पर लोकसभा सीटों पर जीत मिली। और नीतीश कुमार का जो वोट शेयर इंक्रीज हुआ, या नीतीश कुमार को जो वोट शेयर का लाभ हुआ, करीब 6% था, यानी 6% ज़्यादा वोट पिछले चुनाव से नीतीश कुमार को मिला। वहीं एलजेपी की बात करें तो एलजेपी को 6 सीटों में 6 में जीत मिली। एलजेपी का जो वोट शेयर था वो 7.80% और 1% एलजेपी का वोट शेयर बढ़ गया। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार के साथ 15 या 16% वोट शेयर हर वक्त रहता है। नीतीश अकेले लड़ जाए तब भी रहता है, और नीतीश कुमार के साथ अगर ये वोट बैंक बना रहा तो आरजेडी के वोट शेयर को मिला दीजिएगा तो आसानी से नीतीश कुमार कम से कम महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जो भी कहिए, ये 15 से 20 सीटें या उससे ज़्यादा सीटें बिहार में जीत सकती है। इसी बात का खौफ बीजेपी में है, इसलिए बीजेपी सबसे पहले बिहार में कमज़ोर सीटों का पहचान करता है, और बीजेपी इस लक्ष्य को तय कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, हम आरजेडी की भी बात कर लेते हैं कि आरजेडी की कहानी क्या थी। 2019 में आरजेडी का जो वोट शेयर है वो करीब 5% घट गया। आरजेडी को 15.36% मिला,
4 सीटें 2014 में आरजेडी जीती थी, यहाँ पर एक भी सीट नहीं जीती। कांग्रेस पार्टी एक किशनगंज का सीट बचा सकी और किशनगंज में बीजेपी या बीजेपी के सहयोगी का जितना के चांस ना कि बराबर है और इस बार भी किशनगंज को कमज़ोर सीटों की लिस्ट में शामिल किया गया। लेकिन इस बार भी 24 की रणभूमि में भी किशनगंज का सीट निकालना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। बीजेपी एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय 1998 में वहाँ पर चुनाव जीती थी और उस वक्त सैयद समान हुसैन ने वो सीट को निकाला था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरजेडी को करीब 2019 के लोकसभा चुनाव में 5% वोट शेयर का नुकसान हो, कांग्रेस को भी वोट शेयर का नुकसान सहना पड़ा। इसके अलावा सीपीआई का तो खाता ही नहीं खुला। सीपीआई का तो आप कह सकते हैं कहानी जीरो था। 2019 की लोकसभा की कहानी थी जब बिहार में बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। 17 में से 17 सीटें बीजेपी जीत गई थी। अब 2024 में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चुनौती अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार है, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे हैं और बीजेपी को ये पता है कि नीतीश कुमार ये जानते हैं कि बीजेपी किस प्रकार से चुनाव लड़ती है। बीजेपी किस प्रकार से चुनाव लड़ती है ये बातें नीतीश कुमार को पता है। नीतीश कुमार वो रणनीतियों का पालन जोर करेंगे। इंडिया गठबंधन में सभी दल एकजुट हो चुके हैं, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन में बिहार में ही बात करें तो इन सभी दलों का अगर वोट शेयर को मिला दिया जाए तो वोट शेयर बीजेपी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा हो जाता है। बीजेपी का औसतन वोट शेयर 29% तक गया है, जो बीजेपी का सबसे ज़्यादा वोट शेयर लोकसभा इलेक्शन में बिहार में रहा। इसके अलावा बीजेपी जब भी अपने दम पर चुनाव लड़ती है, अकेले चुनाव लड़ती है, तो बीजेपी का हाल बुरा हो जाता है। यूँ कहिए कि जब आप 2015 की विधानसभा के नतीजे देखेंगे, 2015 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के वोट शेयर आप देख सकते हैं। बीजेपी का वोट शेयर कितना था? 24.4%। यानी जो बीजेपी का वोट शेयर था 2015 के विधानसभा चुनाव में 24.4% बीजेपी को सीटें मिली थी 53। अब 2023-24 आ चुका है। बीजेपी को अपने वोट शेयर को बढ़ाना होगा। बीजेपी के पास कोई बड़ा दल नहीं है। नीतीश कुमार को कोई भरोसा नहीं कि कब पलट जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार पलटेंगे और बीजेपी वापस ले लेगी। सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाने का बीजेपी का जो उद्देश्य यही था कि वो लव कुश को उस फॉर्मूले को आगे बढ़ाए जो इससे पहले नीतीश कुमार क्या करते, यानी लव कुश के फॉर्मूले के अंतर्गत लव और कुश के जो वोटर है कुशवाहा और कुर्मी दोनों वोटरों को बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाहती है। यानी बीजेपी का फॉर्मूला नीतीश कुमार वाला पुरानी फॉर्मूला पर बीजेपी काम कर रही है। इसके अलावा मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक और चाल चली। मोहन यादव जाति से आते हैं, इससे तेजस्वी यादव के वोटरों को तोड़ने का प्रयास है और ये कहने का प्रयास है कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो जिस प्रकार से मोहन यादव एक सामान्य परिवार से आते हैं, उसी तरह से बिहार का कोई सामान्य परिवार का यादव बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। बीजेपी एक संदेश देना चाहती है मोहन यादव के जरिए, खासकर यूपी और बिहार में, क्योंकि यहाँ पर यादवों की आबादी ज़्यादा है। इसके राजस्थान में यादवों की आबादी ज़्यादा है। इसके और भी कई राज्य जहाँ यादवों की आबादी ज़्यादा है, तो यादवों में एक संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी भी यादव मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। आप क्यों परंपरागत के तौर पे जो मुलायम सिंह यादव को वोट दिए या लालू प्रसाद यादव को आप परंपरागत तरीके से उतने सालों से वोट दे रहे हैं, वो किसी गरीब यादव को मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम एक सामान्य परिवार से निकला हुआ यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ये संदेश बीजेपी देना चाहती है और इस रणनीति पर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद बीजेपी ने काम करना भी शुरू कर दिया। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के विश्लेषण में। इंडिया गठबंधन में क्या कोई टूट होने वाला है? क्योंकि ऐसी खबरें सामने आ रही कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। ऐसी खबरें कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से आई हैं कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं और जेडीयू सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि जेडीयू ने यह शर्त रख दिया इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के सामने कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया जाए। अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित नहीं किया जाता है तो जेडीयू गठबंधन से अलग हो जाएगा। ये बातें कुछ मीडिया रिपोर्ट के जरिए आ रही है, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। हमारे रिपोर्टों के माध्यम से ये खबर सामने आए कि इंडिया अलायंस में इस वक्त टूट हो सकता है। इंडिया गठबंधन से जेडीयू का यही डिमांड है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया जाए। क्या ये संभव है? नीतीश कुमार का जो प्रभाव है वो बिहार तक ही सीमित है। बिहार के बाहर जेडीयू का कोई उतना वजूद नहीं है। अगर नीतीश को पीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए तो ये कैसे संभव है? मल्लिकार्जुन खड़गे वो नेता हो सकते हैं जिसे इंडिया गठबंधन अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित करते और मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए इंडिया गठबंधन दलित कार्ड भी खेल सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष अपना
पीएम कैंडिडेट घोषित कर सकता है। लेकिन जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे की बात सामने आती है तो ये 24 की रणभूमि का बुक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आज से कई महीने पहले ही 24 की रणभूमि की पुस्तक लिखा गया था। ये भले ही अक्टूबर में रिलीज हुआ है, 10 अक्टूबर को ये बुक आया, लेकिन ये बुक लिखा गया था अप्रैल या मई, उसके बाद अप्रैल या मई में लिखा गया था, अगस्त तक कंप्लीट हो चुका था। सोचिए उस बुक में पहले ही लिख दिया गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस महागठबंधन इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो सकते हैं। इंटॉक अगर ये कहता है ना कि हम राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल हैं, तो ये बातें इस किताब पर भी लागू होती है। 24 की रणभूमि के इस पुस्तक में पहले ही लिख दिया गया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होगा, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकता है। इसके अलावा 24 की रणभूमि के पुस्तक में जो जो बातें लिखी गई ना, लगभग ज़्यादातर बातें सच हो गई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी खरीद लीजिए, नहीं तो बाद में आप बहुत देर हो जाएंगे, क्योंकि 24 की रणभूमि में जो जो लिखा गया है वो सच है। लेकिन जेडीयू का ये डिमांड है कि नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए। क्या जेडीयू की ये डिमांड इंडिया गठबंधन में सुनी जाएगी? क्या इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री घोषित करेंगे? दूसरी खबर जो कि आज तक के माध्यम से आ रही है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों ही पिछले बैठक में नाराज हो गए थे, यानी नीतीश कुमार भी नाराज हो गए थे, लालू प्रसाद यादव भी नाराज हो गए। खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव इसलिए नाराज हो गए थे कि उनके छोटे भाई नीतीश कुमार के स्थान पे मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्ताव ला दिया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे। इस प्रस्ताव के आने के तुरंत बाद ही नीतीश और लालू साथ में बाहर हुए हैं, और खबर यह है कि नीतीश और लालू आगे चलकर ये कर सकते हैं कि वो अकेले दम पर दोनों चुनाव लड़े। खबर ये कुछ मीडिया सूत्रों से, कुछ मीडिया रिपोर्टों से सामने आई है कि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के प्रत्याशी बने, जबकि कांग्रेस खड़गे को, मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और इंडिया गठबंधन में इस बात को लेकर लड़ाई चल रहा है, क्या इंडिया गठबंधन रहेगा या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। अगर इंडिया गठबंधन टूट जाता है तो लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ये सारे नेता एक नया खेमा तैयार करेंगे, जिसे आप तीसरा मोर्चा कह सकते हैं। और इस तीसरा मोर्चा के तैयार होने के बाद कहीं ना कहीं सियासत पलट जाएगा। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में भी सीट सेलिंग को लेकर अखिलेश यादव का कांग्रेस से बन नहीं रही है। मैंने आप समझ सकते हैं कि आगे की सियासत किस दिशा में चलेगा। एक खबर वो है जो अमित शाह के टेंशन बढ़ा रहा है। अमित शाह को कहीं ना कहीं चुनौती मिल रही है कि बिहार की 10 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी का जितना मुश्किल हो गया। तो दूसरी खबर ये है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इन दोनों खबरों के साथ ही इन दोनों खबरों का एक बात ये भी है कि दोनों तरफ अभी, दोनों खेमों में अभी बहुत कुछ होना बाकी है साथियों। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। और वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार फिर से मैं बताता हूँ, 24 की रणभूमि पुस्तक मेरे हाथों में है। 24 की रणभूमि की पुस्तक को अगर आपको ऑर्डर करना है तो बड़ा आसान है साथियों। जाइए अमेजोन पर सर्च कीजिए शशिकांत कुमार, फ्लिपकार्ट पर जाइए सर्च कीजिए शशिकांत कुमार, और वहाँ से आप 24 की रणभूमि के इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।